गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे मानव प्रजाति के बारे में कि मानव प्रजाति क्या है। तो मानव प्रजाति का अगर हम अंग्रेजी के शब्द रेस से लिया गया है। सबसे पहले 1570 ईस्वी में फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियास में इसका प्रयोग किया था। रेस शब्द की उत्पत्ति इटली के रजा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंशानुक्रम अथवा नस्ल। इससे हम ये स्पष्ट होता है कि रेस का वास्तविक अर्थ है एक ही रक्त के समान पूर्वजों के वंशज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव प्रजाति एक जैविक विचार है, जिसका अर्थ ऐसे मानव समूह से लिया जाता है जो एक नस्ल से संबंधित हों और वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखते हों। उनकी जो शारीरिक लक्षण है वो समान हो। मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण उस प्रजाति के वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में भी जारी रहते हैं। तो इसलिए ग्रिफिथ टेलर ने जो मानव प्रजाति है इसको स्पष्ट करते हुए अपनी परिभाषा प्रस्तुत की। इनका मानना है कि मानव प्रजाति नस्ल है, न कि सभ्यता। इसके अलावा कुछ और विद्वानों ने भी मानव प्रजाति के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें विडाल डी लाप्लास हैं, ओबर महोदय हैं, हैडन हैं, जीन ब्रून्स हैं, बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से मैं आपके सामने विडाल डी लाप्लास के विचारों को रखती हूँ। इन्होंने कहा है कि प्रजाति का तात्पर्य उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव काया की आकार की तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। तो हैडन महोदय ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा कि प्रजाति शब्द प्रायः मनुष्यों के एक समूह का द्योतक है जो सामान्यतः निश्चित स्पष्ट अंकित विशेषताएं रखता है। तो इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रजाति का अर्थ एक जैविक वर्ग से है जो आनुवांशिकता द्वारा विशिष्ट भौतिक लक्षणों को समाहित करता है। प्रजाति का अर्थ एक जैविक वर्ग से है जो आनुवांशिकता के आधार पर विशिष्ट भौतिक लक्षण, शारीरिक जो लक्षण हैं जैसे कि रक्तवर्ण है, जीन्स, इनके आधार पर निश्चित किया जाता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मानव के शारीरिक लक्षण हैं उनके आधार पर हम जैसे प्रजाति की अवधारणा एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, जिसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। प्रजातियों की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं जिनसे इनका अस्तित्व परस्पर पृथक होता है। प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होते रहते हैं। जिन शारीरिक लक्षणों को प्रजाति का आधार माना गया है वे एक विस्तृत मानव समूह के रूप में विद्यमान होते हैं। विश्व की मानव प्रजातियां मूल रूप से एक समान हैं,
जिनके बाह्य लक्षणों में हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इन सब अगर हम बातों को ध्यान में रखकर विचार करें तो मानव प्रजाति क्या है, आनुवांशिक इनमें जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है कि मानव प्रजाति के विकास के कारक और कारण क्या हैं। विश्व में हम देखें कि भिन्न भिन्न भागों में पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनके बाह्य लक्षणों में हमें अंतर दिखाई देता है। प्रजाति तत्व है वो पूर्ण स्थैतिक नहीं है। इसमें देश, काल तथा मानवीय कारकों के अनुसार कुछ पीढ़ियों के पश्चात हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कोबर महोदय ने अपने विचार बताए। इनका मत है कि अंतरजातीय विवाह, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक पर्यावरण ऐसे तथ्य हैं जो प्रजातीय गुणों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। मानव प्रजातियों की शारीरिक रचना के जो बाह्य लक्षण में जो अंतर हमें देखने को मिलता है उसके कुछ कारक हैं जिनको 4 भागों में बांटा गया है। ग्रंथिरस प्रभाव, प्राकृतिक तथा जैविक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य और प्रजातियों का मिश्रण। ये 5 भाग बताए गए हैं। तो पहला है ग्रंथिरस प्रभाव। जलवायु से प्रभावित उत्तेजना का प्रभाव मनुष्य के शरीर में जो रस निकलता है, निकलने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां पीयूष, पिनीमल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एंट्रिनल ग्रंथि, ये 4 ग्रंथियां हैं जिनसे कि मानव जब जलवायु का प्रभाव होता है तो इनसे ये ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं। तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मनुष्य के शरीर में ग्रंथियों की क्रिया में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे मानव के जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे शरीर जो हमारी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, इनमें रासायनिक तत्व निकलते हैं जो कहलाते हैं हार्मोन। पीयूष ग्रंथि जब ज़्यादा सक्रिय होती है, क्रियाशील होने से कॉकेशियन प्रजाति के मनुष्यों का शारीरिक कद ऊंचा, शरीर भारी, भौहें विकसित और नाक सुंदर होती है। इसके विपरीत जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, इसके निष्क्रिय हो जाने के कारण जो मंगोलियन प्रजाति के लोग हैं, इनकी नाक और चेहरा चपटा, माथा उभरा हुआ। जो तीसरी ग्रंथि है पिनीमल ग्रंथि, इस ग्रंथि के विकास के अभाव में मनुष्य का कद छोटा, चेहरा चपटा और कम विकसित। और जो एंड्रिनल ग्रंथि है, इससे हमारी त्वचा प्रभावित होती है। दूसरा है प्राकृतिक वर्ण या जैविक परिवर्तन। इसके द्वारा जो भौगोलिक तत्व हैं, विशेषकर जलवायु है, हमारी आहार है, बीमारी है, इनमें परिवर्तन से हमारे जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। फिर आता है जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजातियों के उद्भव में जलवायु एक प्रमुख भूमिका निभाती है। जलवायु के परिवर्तन के कारण आदि मानव का स्थानांतरण हुआ।
जलवायु के शुष्क होने से वनस्पतियां कम होने लगी, जिसके कारण भोजन की तलाश में मानव समुदाय सुविधाजनक मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता गया और नए भौतिक तथ्यों ने इस समुदाय के लक्षणों में परिवर्तन ला दिया, जिसके कारण वह समुदाय एक विशेष प्रजाति का प्रतीक बन गई। जलवायु के द्वारा मानव का भोजन है, वस्त्र है, शरण है, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो टेलर महोदय ने इस जलवायु परिवर्तन के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में निवास करने वाले नेग्रिटो नीग्रो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के जो शारीरिक लक्षण हैं उनके अनुसार विकसित हुए हैं और त्वचा काली, लंबे सिर, मोटे होठ, और जबकि ठंडी जलवायु में निवास करने वालों का रंग उजला, सिर चौड़ा, होठ पतले, ये हमें देखने को मिले। तो जलवायु का जो प्रभाव है मानव के रंग पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठंडे क्षेत्रों के लोग गोरे और गर्म जलवायु जहाँ पर होती है वहाँ के मनुष्यों का रंग श्याम रंग होता है। फिर आता है भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य, आइसोलेशन। प्रारंभिक पुरापाषाण काल में जनसंख्या क्या थी? बहुत दूर दूर कम जनसंख्या थी, दूर दूर क्षेत्रों में बिखरी हुई रहती थी। वहाँ की जलवायु दशाएं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थी। इनके बीच में अनेक प्रकार के प्राकृतिक अवरोध हुआ करते थे। कहीं पर्वत थे, कहीं वन थे, कहीं मरुस्थल थे, कहीं सागर थे, जिनके कारण ये लोग दूर दूर देशों में निवास करने वाले जो प्रजातियां थीं वो एक दूसरे के से उनका संपर्क संभव नहीं था। तो मनुष्य के जो भौगोलिक पार्थक्य के साथ ही सामाजिक अलगाव भी रहता है। इनके जो भाषा है, इनके मध्य संघर्ष हैं, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। भिन्न भिन्न भौगोलिक दशाओं में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाली जो प्रजातियां हैं उनका विकास संभव हुआ और ये प्रजातियां के बीच में अवरोध, अलगाव थे। अगर ये अलगाव और अवरोध ना होते तो एक दूसरे के इनके क्या होते, एक दूसरे से मिलते और इनके शारीरिक लक्षणों का उद्भव संभव होता। तो एक भौगोलिक पृथकता जो है वो भी एक कारण है। फिर आता है प्रजातियों का मिश्रण। प्रवासी प्रजातियां जब नए क्षेत्रों में जाती हैं तो वहाँ निवासित जो प्रजातियां हैं, एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र को कोई भी प्रवास करता है तो वहाँ पर जो पहले से लोग रह रहे हैं उन प्रजातियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इसके कारण एक नई प्रजाति अस्तित्व में आती है जिनमें दोनों पूर्व प्रजातियों के लक्षण मौजूद होते हैं। पुरानी जैसे एक प्रजाति ने दूसरे प्रजाति के साथ शादी संबंध स्थापित किए, उसके बाद जब उनकी संतान उत्पत्ति हुई तो दोनों ही प्रजातियों के उसमें हमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अफ्रीका और अमेरिका और एशिया में इस प्रकार का मिश्रण हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि अमेरिका में नॉर्डिक, अल्पाइन और नीग्रोइड प्रजाति ने एक नई मिश्रित प्रजाति को जन्म दिया और भारत में भी इस प्रकार के मिश्रण से अनेक उप प्रजातियां अस्तित्व में आईं। तो कुल मिला के जब प्रजातियों का सम्मिश्रण होता है तो एक नई प्रजाति का उदय होता है। तो ये थे मानव प्रजातियों के जो विकास के कारण और कारक। इसके आधार पर हमारे जो बाह्य शारीरिक लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण।
कि किस प्रकार से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है और उसके क्या कौन कौन से मापदंड हैं, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया था, उसके विषय में अपन कल चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।